तो छत्तीसगढ़ का नामकरण देख रहे थे, है ना। आज देखना है क्या होता है नामकरण, मतलब क्या होता है? नाम रखते हैं जिसका, है ना। जैसे अभी छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ कहा जाता है ना। तो पहले भी कुछ रहा होगा, जैसे आप लोग का, जैसे क्या नाम है आपका? अमन। घर में क्या बोलते हैं? चिंटू, मिंटू, पिंकू। चिंटू बोलते हैं, छोटू बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ को भी प्राचीन काल, एक बार ही छत्तीसगढ़ तो नहीं बोले होंगे, है ना। उसका भी धीरे धीरे क्या हो गया होगा? नामकरण हुआ होगा, है ना। तो प्राचीन काल में, जैसे रामायण काल में, महाभारत काल में, मुगल काल में, ब्रिटिश काल में, है ना, सभी काल में अलग अलग क्या नाम दिए गए थे छत्तीसगढ़ के, वो देखेंगे, है ना। बहुत बाद में नाम पड़ा है कौन सा? छत्तीसगढ़। पहले अलग अलग नाम थे, ठीक है। तो अगर बात करें सबसे पहले कौन सा? रामायण काल की। कौन सा काल? रामायण काल। तो सबसे पहले रामायण किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। क्या लिखा है? रामायण लिखा है, ठीक है। पढ़े हो? सुंदरकांड पढ़े हैं, ठीक है। कितने लोग पढ़े हो रामायण? देखे तो होगे, हाँ, ठीक है। रामायण है ना। और रामचरित किसने लिखा है? रामचरित बोल रहा हूं, रामचरित मानस नहीं बोल रहा हूं। रामचरित किसने लिखा है? तो संध्याकर नंदी, याद रखिएगा, ठीक है। किन्होंने लिखा है? संध्याकर हाँ, ठीक है। संध्याकर नंदी, इन्होंने क्या लिखा? रामचरित लिखा है। और रामचरित मानस की बात करें तो वो किसने लिखा है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है। और रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि, ठीक है। देखिए रामायण भी है ना, मूल रूप से कौन सा? महर्षि वाल्मीकि जी का रामायण है। लेकिन बहुत सारे रामायण है, कम से कम 20 से 25 अलग अलग रामायण है। जैसे कंब रामायण है, ठीक है, तमिल में। कौन सा रामायण? कंब रामायण, जिसने कंब ऋषि ने लिखा है। एक है भावार्थ रामायण। कौन सा रामायण? भावार्थ रामायण, जो किसने लिखा? संत एकनाथ। नाम सुने होंगे, संत एकनाथ कहां के संत है? महाराष्ट्र के, ठीक है। तो भावार्थ रामायण किसने लिखा है? संत एकनाथ ने लिखा है, मराठी भाषा में लिखा है। तमिल में कौन सा? कंब रामायण है, ठीक है। बंगाली में कीर्ति व्यास ने लिखा है, ठीक है, कीर्ति व्यास रामायण करके, ठीक है। तो बहुत सारे रामायण है अलग अलग, और जिस सब में कॉन्सेप्ट वही है सबका, राम जी, रावण, सीता, लेकिन बीच बीच की स्टोरी कुछ कुछ में अलग है, ठीक है। लेकिन हमको फोकस करना है किसमें? महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में, ठीक है। तो याद रहेगा, रामायण किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है। रामचरित मानस किसने लिखा? गोस्वामी श्री तुलसीदास। रामचरित किसने लिखा? संध्याकर नंदी। कंब रामायण किसने लिखा? कंब ऋषि ने। कीर्ति व्यास ने, ठीक है। और भावार्थ रामायण किसने लिखा है? संत एकनाथ जी ने लिखा है। ये सब चिल्लर जनरल नॉलेज, ठीक है। अब फोकस करते हैं किसमें? रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया, क्यों कहा गया, कैसे क्या कहा जाता था, ये सब देखेंगे। तो उसके पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए, ये आज का भारत है ना, थोड़ा बहुत दिख रहा है भारत जैसे, है ना, थोड़ा बहुत दिख रहा है, ठीक है, उतना भी नहीं दिख रहा है। देखिए लेकिन अभी जो भारत है ना, अभी जो भारत दिखाई दे रहा है आपको, इतना नहीं था भारत। हम बात करते हैं किसकी? अखंड भारत की। तो जो अखंड भारत है वो, उसकी सीमाएं कहां तक गई थी? ईरान और इराक तक गई थी, पाकिस्तान नहीं, ईरान और इराक तक गई थी, ठीक है। उसे क्या कहा जाता था? कैकय प्रदेश कहा जाता था। ईरान इराक को उस समय क्या कहा जाता था? कैकय प्रदेश। नाम से समझ में आ रहा होगा ये कैकय प्रदेश से कौन आई थी? कैकई आई थी। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो वो उनका क्या था? मायका था। किनका? कैकई। कैकई समझ गया ना कौन थी? कौन थी कैकई? भरत जी की माता जी, ठीक है। तो अगर रामायण समझ में आया किसने क्या क्या लिखा है ना। भारत ये आज के समझने के हिसाब से बनाया हूं,
लेकिन उस समय भारत ऐसा था क्या? नहीं था। आज का बांग्लादेश, इधर पूरा जो म्यांमार वाला एरिया, नीचे श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया तक, और इधर ईरान इराक तक सीमाएं लगती थी। किसकी? भारत की। ईरान इराक को उस समय क्या कहा जाता था? कैकय प्रदेश। ठीक है, तो बाकी रामायण की स्टोरी तो आप जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? राजा कौन थे? दशरथ थे। दशरथ जी की कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी। कौन कौन सी थी? कौशल्या। देखो ये सब याद रहना चाहिए अगर आप छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई माइथोलॉजी वाला सब्जेक्ट नहीं है। और पहली बात तो माइथोलॉजी जैसा कुछ नहीं है, ये अपना इतिहास है। ये रामायण महाभारत ये माइथोलॉजी बोलते हैं, लेकिन माइथोलॉजी नहीं है। ये क्या है? ये हिस्ट्री है अपनी। ठीक है, अपना इतिहास है। हमारे पूर्वज हैं कौन? राम, भरत, शत्रुघ्न, जितने भी हैं। ठीक है, तो माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों रानियां किनकी थी? राजा दशरथ की रानी। और उनमें से माता कौशल्या जी का जन्म स्थान है कौन सा? छत्तीसगढ़ का चंदखुरी, है ना, जो माता कौशल्या जी की क्या मानी जाती है? जन्मस्थली मानी जाती है। ठीक है, आप लोग गौर किए होंगे क्या, यहां पे मामा लोग जो हैं भांजे का पांव छूते हैं। छत्तीसगढ़ में, एमपी साइड होता है क्या ऐसा? ठीक है, मतलब जो भाग है ना छत्तीसगढ़ से लगा हुआ, वहां पे होता है। ठीक है, यूपी साइड नहीं होता, वहां पे भांजे लोग मामा का पांव पड़ते हैं। बिहार साइड ये होता है। ठीक है, नीचे जाओगे तो यानी कि मामा जो है वो बड़े होते हैं, तो भांजे लोग मामा का पांव छूते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में उल्टा होता है, मामा लोग क्या करते हैं? भांजे का पैर छूते हैं। क्यों छूते हैं? कभी गौर किया है इसको? देखिए, माता कौशल्या जी की जन्म कहां हुआ? चंदखुरी, छत्तीसगढ़ में, है ना। और कौशल्या जी को यहां के लोग अपनी दीदी मानते हैं। क्या मानते हैं? अपनी दीदी मानते हैं। और दीदी का बेटा क्या हुआ? भांजा हुआ। यानी कौशल्या जी के बेटे कौन थे? राम जी थे। अब राम क्या है? विष्णु के अवतार, अर्थात भगवान, है ना। तो भगवान से कोई पैर छुआएगा क्या अपना? नहीं, है ना। इसीलिए भांजे लोग का क्या छूते हैं? पैर, भांजे या भांजियों के। क्यों? क्योंकि उन्हें देवता तुल्य यानी राम से कनेक्ट करके माना जाता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि कौशल्या जी को क्या मानते हैं? दीदी मानते हैं। ठीक है, इस कारण छत्तीसगढ़ में, ठीक है, भांजे लोग का पांव कौन छूते हैं? मामा लोग, चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो उम्र में। हाँ, मामा छुएंगे तो मामी भी छुएगी ना। चलिए, तो एक चीज तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तीनों रानियों को पुत्र नहीं हो रहे थे, ये तो पता है, स्टोरी देखे होगे, है ना। तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया था। संतान प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ हुआ था? पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था। कहां? दशरथ जी के दरबार में, है ना। तो वो पुत्रेष्टि यज्ञ किनके द्वारा संपादित किया गया था या किन्होंने किया था? तो श्रृंगी ऋषि ने किया था, है ना। यानी दशरथ जी को क्या चाहिए? पुत्र यानी संतान चाहिए, है ना। तो उसके लिए यज्ञ कंडक्ट हुआ था। तो यज्ञ कंडक्ट किसने किया था? श्रृंगी ऋषि ने किया था। कौन से ऋषि? श्रृंगी ऋषि। और श्रृंगी ऋषि का निवास स्थान आपको पता है? सिहावा पर्वत। वेरी गुड। ठीक है, तो श्रृंगी ऋषि क्यों फेमस है या क्यों प्रसिद्ध है? तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था किनके दरबार में? राजा दशरथ जी के दरबार में। क्लियर है? और उसके बाद फिर स्टोरी यह है कि एक पात्र निकलता है खीर का, कई जगह फल दिया रहता है वो, फिर तीनों रानियां क्या करती है? उसे आपस में बांटती है। और जो सबसे छोटी रानी थी कौन? सुमित्रा। तो सुमित्रा को ये दोनों अपना और हिस्सा दे देते हैं, है ना। इसलिए उनकी 2 संतानें होती हैं। ठीक है, एक लक्ष्मण और एक शत्रुघ्न। कैकेयी जी की संतान कौन? भरत। और माता कौशल्या की संतान राम जी। क्लियर है? ये तो हो गई रामायण की स्टोरी। छत्तीसगढ़ से कैसे रिलेट करती है? तो एक ग्रंथ का नाम आपको याद रखना है। कौन सा? कोसल खंड। कोसल खंड। कोसल खंड एक ग्रंथ है जिसमें हमें यह जानकारी मिलती है कि यहां मतलब यहां पे कौन सा पर्वत है? विंध्याचल। ज्योग्राफी में पढ़े हो क्या? नीचे सतपुड़ा है, बीच से रेवा नदी यानी नर्मदा नदी बहती है। तो कोसल खंड से जानकारी मिलती है कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में
दक्षिण कहां होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे होगा ना। तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में एक जगह है, कौन सी? नागपत्तन। कौन सी जगह? फिर से बोल रहा हूं, कौन सा ग्रंथ? कोसल खंड। कोसल खंड से जानकारी मिल रही है कि कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी जगह है? नागपत्तन है। नागपत्तन के पास एक राजा राज करते हैं जिनका नाम है कोसल। जिनका नाम क्या है? कोसल। राजा का नाम है ना कोसल, ठीक है। और इसी कोसल राजा के कारण यह क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? पूरा कोसल क्षेत्र पड़ गया। इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? कोसल क्षेत्र, है ना। और आज का जो छत्तीसगढ़ है वो भी इसी का पार्ट था। किसका? कोसल का पार्ट था। क्लियर है? समझ में आया? कौन सा ग्रंथ है? कोसल खंड। कोसल खंड से क्या जानकारी मिल रही है कि कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत की कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। कौन सी जगह है? नागपत्तन। नागपत्तन के पास एक राजा राज करते जिसका नाम कोसल है, और उसी कोसल राजा के कारण इस पूरे क्षेत्र का नाम कोसल पड़ा। अब जैसे जो चीज प्रसिद्ध रहती है उस प्रसिद्ध चीज से उस क्षेत्र का नाम भी पड़ जाता है। जैसे रायपुर में क्या है, जहां पे पेठा ज्यादा बिक रहे हैं, क्या हो गया? पेठा लाइन। फूल की बहुत सारी दुकान है तो चौक का नाम हो गया कौन सा? फूल चौक। चूड़ी ज्यादा बिक रही है, क्या बन गया? चूड़ी लाइन। टर्निंग पॉइंट एक रेस्टोरेंट था छोटा सा, जगह का ही नाम क्या बन गया? ये टर्निंग पॉइंट। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता? ले, ठीक है। तो वैसी यहां पे जो राजा है कौन? कोसल। तो कोसल राजा बहुत प्रतापी थे, प्रसिद्ध थे, इसलिए पूरे क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? कोसल। और आज का जो छत्तीसगढ़ है वो भी कोसल का ही पार्ट था, ठीक है। फिर क्या होता है? कोसल के वंश में होते हैं राजा भानुमंत। स्टोरी समझ में आ रहा है ना सब? जिसको समझ नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक है। कोसल के ही वंश में कौन हुए? राजा भानुमंत हुए। और भानुमंत की जो बेटी हुई वो हुई कौशल्या। कौन हुई? माता कौशल्या। क्लियर हो रहा है? कोसल खंड समझ में आया क्या है? ये बुक है। नागपत्तन क्या है? एरिया है, जगह है। उसके पास राजा का नाम क्या? क्षेत्र का नाम भी पड़ गया कोसल। छत्तीसगढ़ इसी का पार्ट। क्लियर? कोसल के ही वंश में कौन हुए? राजा भानुमंत। भानुमंत की बेटी हुई कौशल्या जी। क्लियर है? जिनका जन्म स्थान कौन सा है? छत्तीसगढ़ का चंदखुरी। कौन सा स्थान? चंदखुरी, ठीक है। कितने लोग हैं चंदखुरी? गए, ठीक। क्वेश्चन, वो जो तालाब है चंदखुरी का, है ना, उससे एक बार क्वेश्चन आया था कि चंदखुरी में कौन सा तालाब प्रसिद्ध है करके। क्या नाम है तालाब का? जलसेन तालाब, याद रखिएगा। कौन सा तालाब? जलसेन तालाब, ठीक है। चंदखुरी का जो प्रसिद्ध तालाब है उसका क्या नाम है? जलसेन तालाब, ठीक है। और चंदखुरी में ही माता कौशल्या जी की जन्मस्थली है, ठीक है। अब देखिए यहां पे कौन सा राज्य है अपना? कोसल। यहां पे कौन राज कर रहा है? अयोध्या। ये कौन सा राज्य था? दशरथ जी का अयोध्या वाला क्षेत्र, है ना, सरयू नदी के किनारे वाला, है ना। ये मैं समझने के लिए बार बार बोल रहा हूं, ये जो मैप बनाया हूं आज के परिप्रेक्ष्य में बनाया हूं समझने के लिए। लेकिन सीमाएं यहीं तक थी क्या अयोध्या की? नहीं थी। अखंड भारत पूरा ईरान, इराक और नीचे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा यहां तक था। क्लियर है? ये समझने के लिए बता रहा हूं। तो अब देखिए, ऊपर अयोध्या, नीचे कोसल वाला क्षेत्र। कोसल की बेटी या राजकुमारी कौन है? कौशल्या है। अब कौशल्या जी का विवाह होता है कहां? अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के साथ, ठीक है। समझना इसको, ठीक है। कौशल्या जी का विवाह किनके साथ हुआ? अयोध्या के राजा दशरथ जी के साथ हुआ। अब कौशल्या जी के कोई भाई बहन नहीं थे, उनके कोई भाई बहन नहीं थे। अगर कोई भाई होता उनका तो वो क्या करता? कोसल में राज करता, है ना। इसीलिए सॉरी, तो माता कौशल्या के कोई भाई बहन ना होने के कारण दहेज में, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र कहां चला गया? अयोध्या चला गया, है ना। यानी इनके जो पिता थे कौन? भानुमंत।
तो भानुमंत द्वारा राजा दशरथ को क्या प्रदान कर दिया गया? ये पूरा क्षेत्र, ठीक है। यानी अयोध्या और कौशल क्या हो गए? एक हो गए। क्यों एक हुए? क्योंकि कौशल्या जी का विवाह इनके साथ हुआ और उनके कोई भाई बहन नहीं थे। भाई होता तो क्या होता? वहां का राजा बन जाता, लेकिन नहीं था, इसलिए कौशल्या जी को मिला। कौशल्या जी को मतलब दशरथ जी को मिला। क्लियर होते जा रहा है ना? तो ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया जी? एक हो गया, अयोध्या और कौशल क्षेत्र। यानी राजा दशरथ कहां के राजा बने? कौशल क्षेत्र के भी राजा बन गए। क्लियर है? अब राजा दशरथ के बाद राजा कौन बनेंगे? राजा राम जी राजा बनेंगे 14 वर्षों के वनवास के बाद, ठीक है। राम जी के बाद कौन राजा बनेंगे? उनके दो पुत्र थे ना, लव और कुश। वेरी गुड। अब इतना बड़ा जो उनका साम्राज्य था, किनका? राम जी का, है ना। तो दोनों कैपेबल थे। कौन? लव और कुश। लव और कुश से छत्तीसगढ़ से ये क्वेश्चन आते हैं कि इनकी जन्मस्थली कहां है? तुरतुरिया, वाल्मीकि आश्रम, है ना। तो देखिए, राम जी की माता, वो भी छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ, और राम जी के जो संतान थे लव और कुश, उनका भी जन्म कहां हुआ? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। क्यों हुआ वाल्मीकि आश्रम में जन्म? अयोध्या में क्यों नहीं हुआ? सीता जी यहां आ गई थी। कहां? छत्तीसगढ़ आ गई थी। क्यों आई थी वाल्मीकि आश्रम? लोगों द्वारा उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। हाँ हाँ, ठीक है। क्यों लगाए गए थे? देखो, इसमें राम जी को बहुत क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है कि सीता जी को क्या किया था उन्होंने? अयोध्या से निकाल दिया था, है ना। यही था ना। उनके परिवार वालों को भी किया जाता है कि राम जी, इसी बात को लेकर राम जी को वो बोला जाता है कि सीता जी को उन्होंने क्या किया था? हाँ, निकाल दिया था, है ना, राजमहल से। लेकिन देखिए, यहां पे राम जी या उनका परिवार कभी नहीं चाहे क्या कि सीता जी राजमहल छोड़ के जाए। यहां पे आप देखिए, रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत दोनों से आप एक एक चीज सीख सकते हैं। महाभारत से सीख सकते हैं क्या नहीं करना चाहिए, है ना, और रामायण से सीखते हैं क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें सीखने की, लेकिन अगर एक लाइन में बोला जाए कि आप रामायण से क्या सीखते हैं और आप महाभारत से क्या सीखते हैं, तो रामायण से क्या सीखते हैं आपकी क्या करना चाहिए, है ना, और महाभारत से क्या नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें आप सभी पात्रों को देखिए रामायण में, चाहे सीता जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे दशरथ हो, चाहे भरत हो, लक्ष्मण हो, हनुमान जी हो, सुग्रीव हो, सभी ने अपने अपने क्या किया है, दायित्वों की पूर्ति की है ना। राम जी जैसा बेटा, है ना, उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र होने का दायित्व निभाया। ठीक है, लक्ष्मण और भरत, इन्होंने भाई होने का दायित्व निभाया। इससे हम सीख सकते हैं कि एक भाई को कैसा होना चाहिए, ठीक है, एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक माता को कैसा होना चाहिए, एक भक्त को कैसा होना चाहिए, एक मित्र को कैसा होना चाहिए। विभीषण हो गए, हनुमान हो गए, सुग्रीव हो गए, ये सब मित्र थे ना, है ना। तो एक भक्त को, एक मित्र को कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें हम सीख सकते हैं किससे, रामायण से। और महाभारत से क्या नहीं करना है वो सीख सकते हैं। क्या नहीं करना है, जैसे पुत्र को क्या नहीं करना है, पिता को क्या नहीं करना है। जैसे पिता धृतराष्ट्र, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारा आंखें पे चढ़ा दिया था दुर्योधन को, है ना, इसलिए तो दुर्योधन क्या हो गए, बिगड़ गए। अगर दो चार डंडा मारे रहते कौन, धृतराष्ट्र, नहीं ऐसा नहीं करना, गलत बात है ये, दुर्योधन थोड़े बहुत समझते चीजों को, है ना। एक मित्र को कैसा नहीं होना चाहिए, कर्ण जैसा, है ना। आप मित्र हो, साथ दो, लेकिन गलत चीज में साथ मत दो। कर्ण बहुत महात्मा धर्मात्मा आदमी थे, दानी आदमी थे, लेकिन दुर्योधन को उन्होंने नहीं समझाया, है ना, साथ दिया जैसे भी था, मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें हम लोग मित्र को देख रहे हैं, विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, है ना, लेकिन इसमें क्या है, कर्ण, उसमें क्या करना चाहिए, वो पॉजिटिव चीज दिखाई दे रही है, इसमें नेगेटिव दिख रही है कि क्या नहीं करना है करके। तो इसमें रामायण में जो सीता जी वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें यही चीज निकल के सामने आती है कि उन्होंने अपने पत्नी होने का धर्म क्या किया था, निभाया था, है ना। क्योंकि उनके पति के ऊपर क्या लग रहा था, आरोप लग रहा था, है ना, क्या
कि आपने क्या किया, इतने साल इतने दिन तक वो रावण के उसमें थी, है ना, एक धोबी वाली स्टोरी तो आप जान रहे हैं, है ना। तो इतने दिन तक वो रावण के उसमें थी और आप उनको ले आए हो, मैं राम जैसा नहीं हूं करके एक धोबी वाली स्टोरी आप जान रहे होगे, है ना। तो मेरे पति पे कोई लांछन ना आए, उन पे कोई आरोप ना लगाए, इसलिए वो खुद ही चली गई थी। कहां से? अयोध्या से। और यहां कौन से आश्रम में? वाल्मीकि आश्रम में महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें क्या दी थी? शरण दी थी। और यहीं पे उनके जो 2 पुत्र रत्न हैं उन्हें प्राप्ति हुई। कौन कौन? लव और कुश। तुरतुरिया, वाल्मीकि आश्रम। ठीक है। उसके बाद फिर ये दोनों कहां जाते हैं? अयोध्या जाते हैं, अयोध्या के राजा बनते हैं। तो ये जो साम्राज्य था बहुत बड़ा था। कौन सा? अयोध्या वाला क्षेत्र। ठीक है, बंद हो गया क्या? हाँ, तो अयोध्या वाला क्षेत्र क्या हो गया था? बहुत बड़ा था और दोनों कैपेबल थे, लव और कुश। ठीक है। तो क्या हुआ? राज्य को 2 भागों में बांटा गया कि एक लव संभालेंगे और दूसरा कुश संभालेंगे। ठीक है। बड़े बेटे थे लव और छोटे बेटे थे कौन? कुश। हालांकि दोनों जुड़वा ही थे, है ना। तो ऊपर का जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? उत्तरी भाग। ये पूरा कौन सा क्षेत्र है जी? अयोध्या और कौशल मिक्सअप है ना। तो ऊपर का जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, ये किसको मिल गया? लव को मिल गया, बड़े बेटे। और नीचे का जो भाग था ये वाला, जिसमें क्या आ रहा है अपना? छत्तीसगढ़ भी आ रहा है। तो ये कौन सा हो गया भाग? नीचे का भाग, यानी दक्षिणी भाग। तो दक्षिणी भाग किसको मिला? कुश को मिला। ठीक है, क्लियर है। तो कौशल भाग 2 भागों में बढ़ गया, है ना। पहले एक ही नाम था ना, कौशल। लव और कुश के समय ऊपर नीचे हो गए। उत्तर वाला कौशल किसको मिल गया? लव को, जो उत्तर कौशल कहलाया। और नीचे वाला भाग किसको मिल गया? कुश को, जिसमें अपना छत्तीसगढ़ भी। इसीलिए क्या कहलाया ये? दक्षिण कौशल। अब समझ में आया छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल क्यों कहा जाता था? रामायण काल में पढ़ते हैं ना कि छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल बोलते थे। क्यों बोलते थे वो समझ में आया? क्लियर। एक बार फिर से स्टोरी रिपीट कर लेते हैं। ठीक है। कौन सा ग्रंथ है? कौशल खंड एक ग्रंथ है जिससे जानकारी मिलती है कि कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, दक्षिण याद रखना है ना, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में एक जगह है, कौन सी? नागपत्तन। नागपत्तन के पास एक राजा राज करते हैं जिनका नाम कौशल है। और वही कौशल के नाम से इस पूरे क्षेत्र का नाम कौशल पड़ा। और उन्हीं कौशल के वंश में कौन हुए राजा? भानुमंत हुए। भानुमंत की बेटी कौन हुई? कौशल्या। कौशल्या जी का विवाह किनके साथ हुआ? राजा दशरथ जी के साथ। और कौशल्या जी के कोई भाई बहन थे क्या? नहीं थे। इसीलिए पूरा कौशल क्षेत्र कहां चला गया? अयोध्या। यानी राजा दशरथ कौशल के भी क्या बने? राजा बने। राजा दशरथ के बाद कौन बनेंगे राजा? राम जी राजा बने। और राम के बाद कौन बनेंगे? लव और कुश। और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रशासनिक दृष्टि से 2 भागों में इसको बांटा गया, है ना, ताकि सुचारू रूप से ये जो प्रशासन है संभल सके, चल सके करके। ठीक है। तो कौशल का उत्तरी भाग यानी ऊपर वाला भाग किसको मिल गया? लव को, जो उत्तर कौशल कहलाया। और जो नीचे का भाग था दक्षिण कौशल, वो किसको मिला? कुश को मिला। क्लियर है? समझ में आया तब? ठीक है। अब देखिए, अब भाई राज्य रहेगा तो राज्य का कोई कैपिटल होता है कि नहीं होता है ना। तो लव कहां के राजा? उत्तर कौशल के। उत्तर कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौन सी थी? श्रावस्ती। और दक्षिण कौशल की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? कुशस्थली। कौन सी? कुशस्थली। और कुशस्थली आज के सिरपुर को कहा जाता है। यानी सिरपुर का जो प्राचीन नाम है रामायण काल में क्या है? कुशस्थली। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के नामकरण वाले टॉपिक से रामायण से ये क्वेश्चन आता है, रामायण काल से, कि सीधा सा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? दक्षिण कौशल कहा जाता था। और दक्षिण कौशल क्यों कहा गया, उसके पीछे ये पूरी स्टोरी आपको पता हो गई, है ना। और इसकी जो राजधानी थी, यानी दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी? कुशस्थली, जो आज के सिरपुर को कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका रामायण काल से
कि रामायण काल में जो बस्तर क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र? बस्तर क्षेत्र, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे क्या कहा जाता था? दंडकारण्य। बस्तर को क्या कहा गया? दंडकारण्य कहा गया। दंडकारण्य का संधि विच्छेद करिए। जहां दंड दिया जाए, दंड धन अरण्य, है ना। दंड मतलब देखिए दो चीजें होती हैं। दंड मतलब एक जैसा बता रहे पनिशमेंट वाला, वो दंड होता है, और दंड मतलब होता है घना। ठीक है, दंड मतलब क्या होता है? घना, डेंस, है ना। और दूसरा अरण्य मतलब तो पता ही है, अरण्य मतलब क्या? फॉरेस्ट, यानी बहुत घना जंगल, है ना। रामायण में जितने भी चैप्टर्स हैं, जो अध्याय हैं, उसे क्या कहा जाता है? जैसे बुक पढ़ते हो ना, बुक में चैप्टर्स होते हैं, अध्याय होते हैं, कांड कहा जाता है। रामायण में जितने भी अध्याय, उसे क्या कहा जाता है? कांड। उसमें से एक अरण्य कांड है। कौन सा कांड है? अरण्य कांड, जिसमें ये पूरा व्याख्या है छत्तीसगढ़ का ही, है ना। छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है ना, राम जी को कितने सालों का वनवास हुआ था? 14 सालों का। तो 14 में से 9 से 10 साल वो यहां थे। कहां? छत्तीसगढ़ में थे। ठीक है, जो ये शिवरी नारायण वाला एरिया देखे हैं, है ना, कहां से एंटर किए थे? हरचौका, कोरिया के सीतामढ़ी हरचौका से एंटर किए थे। कौन? राम जी। और बहुत सारे स्थलों से होते हुए, टोटल गवर्नमेंट ने ये चिन्हांकित किया है कितने स्थानों से गुजरे हैं, तो 75। राम जी कितने स्थानों से गुजरे हैं? 75 स्थलों से गुजरे हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये लिखिएगा, राम जी को 14 सालों का वनवास हुआ था, जिसमें से 9 से 10 साल वो छत्तीसगढ़ में उन्होंने बिताया है। ठीक है, कितने स्थानों से गुजरे हैं? 75 स्थानों से गुजरे हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक योजना उनकी पता ही है आप लोग को, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ। छूट जा रहा है क्या? क्या 9 से 10 छूट जाएगा तो पूछ लिया करो। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ, ठीक है, यानी जहां जहां से श्री राम जी गुजरे हैं उसको क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा उसका। जितने भी मंदिर है उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, चारों ओर क्या लगाए जाएंगे? पेड़ पौधे, है ना। पर्यटन की दृष्टि से उसका विकास करेंगे। तो 75 स्थानों से गुजरे हैं कौन? प्रभु श्री राम। ठीक है, तो उस 75 में से 51 का क्या किया गया है? चयन किया गया है। 75 स्थानों से गुजरे, 75 में से 51 का क्या किया गया है? चयन किया गया है, कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हम ये 51 का क्या करेंगे? विकास करेंगे। क्लियर है? और उस 51 में भी, ठीक है, 9, ठीक है, कितने स्थानों से गुजरे हैं? राम वन गमन पथ। ठीक है, कितने स्थानों से गुजरे हैं? 75। 75 में से गवर्नमेंट कितने का डेवलप करेगी? 51 का डेवलप करेगी। अब 51 के 51 का एक साथ कर देती है क्या? नहीं, अब गवर्नमेंट का काम है, टाइम लगेगा ना, लगता ही है। ठीक है, तो 51 का 51 एक साथ नहीं होगा डेवलपमेंट, अलग अलग उसको क्या करेगी? भाग में डिवाइड करके, मतलब अलग अलग टर्म पे करेगी। तो पहले स्टेज में जो डेवलपमेंट होगा वो कितने का होगा? 9 का होगा। ये फिगर याद रखना है ना, 75 क्या है, 51 क्या है, 9 क्या है। ठीक है, और उस 9 में भी सबसे पहले जिसका डेवलपमेंट किया गया वो कौन सा था? चंदखुरी। क्लियर हो रहा है? ये 75, 51, 9, एक याद हुआ। 75 क्या है? जहां से गुजरे हैं श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता मां, है ना। 51 क्या है? गवर्नमेंट ने चिन्हांकित किया है कि इनका डेवलपमेंट करेंगे।
और उस 51 का एक साथ नहीं हो रहा है, अलग अलग स्टेज में हो रहा है, भाग में हो रहा है। तो 51 में 9 का किया जा रहा है, और उस 9 में भी शुरुआत कहां से हुई है? चंदखुरी से हुई। एक याद रहेगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, 51 में 9 को किया जा रहा है। 51 में 9 घटाइए, कितना बचा है? पहला पीरियड मैथ्स हो रहा है ना? 52 42, हाँ। तो 42 का बाद में किया जाएगा, ठीक है, उसको और अलग भाग में बांट के करेंगे, ठीक है। तो 51 में 9 का, और 9 में भी सबसे पहले चंदखुरी का, ठीक है। चलिए, तो वो पूरा याद हुआ था, कौन सा? दक्षिण कोसल, ठीक है। तो रामायण काल में मेरे ख्याल से याद हुआ होगा, कौन सी किताब थी? कोसल खंड। नहीं, यहां से शुरुआत नहीं करते, शुरुआत वहां से करते हैं, वाल्मीकि के रामायण जी से, ठीक है। सबसे पहले रामायण किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। रामचरितमानस किसने लिखा? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने, ठीक है। रामचरित किसने लिखा? संध्याकर नंदी। 5 स्टार मार्किंग कर लेना, पूछा गया एक बार, ठीक है। संध्याकर नंदी। कंब रामायण किसने लिखा है? ऋषि कंब ने, ठीक है। भावार्थ रामायण किसने लिखा है? संत एकनाथ ने। किस भाषा में लिखा है? मराठी भाषा, है ना, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत एकनाथ। कृति या कीर्ति व्यास ने कौन सा रामायण लिखा? कृति, ठीक है। और एक जो किताब हम लोग पढ़ रहे थे वो कौन सी थी? कोसल खंड, ठीक है। कोसल खंड से जानकारी मिली कि कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में एक जगह है जिसका नाम क्या है? नागपत्तन। नागपत्तन के पास कौन से राजा? कोसल राजा राज करते थे, जिनके कारण उस पूरे क्षेत्र का नाम कोसल पड़ा। क्लियर है? और छत्तीसगढ़ भी इसी का पार्ट था उस समय, है ना। और इन्हीं कोसल के वंश में, इन्हीं भानुमंत की बेटी हुई कौन? कौशल्या, जिनका विवाह राजा दशरथ जी के साथ, और कौशल्या जी के कोई भाई बहन नहीं थे, इसलिए पूरा साम्राज्य अयोध्या में जुड़ गया, यानी राजा दशरथ को मिल गया। तो पूरे क्षेत्र के राजा दशरथ बने। दशरथ के बाद राम जी, राम जी के बाद लव और कुश। लव और कुश के समय उत्तर, हाँ, 2 भागों में उत्तर कोसल का क्षेत्र किसे मिला? लव। उत्तरी पार्ट था ऊपर वाला, इसलिए उत्तर कोसल कहलाया। नीचे वाला पार्ट था, इसलिए दक्षिण कोसल। तो दक्षिण कोसल के राजा कौन बने? कुश। कुश की राजधानी क्या थी? कुश स्थली थी। उत्तर कोसल के राजा लव। लव की राजधानी श्रावस्ती। क्लियर है? और बस्तर को क्या कहा जाता था रामायण काल में? दंडकारण्य कहा जाता था, ठीक है। क्लियर है? हाँ। तो ये हो गया आपका रामायण काल। तो रामायण काल से कुल मिला के 3 ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। इतना डिटेल हम लोग पढ़े हैं, ये याद रखना है। क्वेश्चन आएगा 3 ही। क्या क्या बोलते थे? तो दक्षिण कोसल। राजधानी क्या थी? कुश स्थली। बस्तर का नाम क्या था? दंडकारण्य। बस ये 3 पूछेगा, ठीक है। लेकिन आप लिखना है, आपको पता होना। देखो, छत्तीसगढ़ जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ आपको फैक्चुअल नहीं पढ़ना है, इसके समय ये बोलते थे, इसके समय ये बोलते थे। आपको पता भी रहना चाहिए कि क्यों बोलते थे। छत्तीसगढ़ के निवासी है ना, मूल निवासी तो बना होगा, डोमिसाइल, हाँ। तो आपको छत्तीसगढ़ के बारे में क्या करना चाहिए? पता भी होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ का नामकरण में पहला पॉइंट हमारा खत्म हुआ, कौन सा? रामायण का। अब आते हैं सेकंड, महाभारत का। ये महाभारत काल जो है, वो महाभारत कौन से युग की बात है? कौन से टाइम पीरियड की बात है? त्रेता युग की बात है। टोटल कितने युग हुए? 4। पहला कौन सा युग था? सतयुग। दूसरा त्रेता युग। तीसरा द्वापर युग। चौथा कलयुग। और 5वां युग कौन सा आएगा? महाकलयुग। अच्छा, संगम युग ऐसा आएगा, ऐसा बताते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। सबसे पहला कौन सा युग? सतयुग। सतयुग के बाद सेकंड त्रेता, द्वापर के बाद
है ना, द्वापर है। और अभी जो चल रहा है वो कौन सा है? कलयुग है। कौन सा अवतार आएंगे अभी? कल की अवतार। टोटल विष्णु जी के कितने अवतार हैं? 10 अवतार हैं, जिसमें से 9 हो चुके हैं, 10वां आने वाला है। जब घोर कलयुग आएगा, है ना, तब कौन सा अवतार का जन्म होगा? कल की अवतार जी का जन्म होगा। देखो, हमारी जितनी भी रचनाएं हैं ना, पौराणिक जो रचनाएं हैं, जितने भी हम रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, वेद शास्त्र, आप इतिहास में पढ़े होगे पूरा सीक्वेंस, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, सूत्र साहित्य, स्मृति साहित्य, सब जो लिखा है वो कोई हवा हवाई बात नहीं है। सबके पीछे क्या है? साइंटिफिक रीजन है। जैसे हम इसी को ले लें, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, है ना, इसमें हम अवतारवाद की बात करते हैं। टोटल विष्णु जी के कितने अवतार हुए? 10 अवतार। 10 के 10 याद है किसी को नाम? पहला अवतार है कौन सा? मत्स्य अवतार। कौन सा अवतार? मत्स्य। मत्स्य मतलब मछली अवतार, ठीक है। दूसरा अवतार कौन सा था? कछुआ, वेरी गुड, कच्छप अवतार या कछुआ वाला, ठीक है। तीसरा अवतार कौन सा था? वराह अवतार। कौन सा अवतार? वराह अवतार, ठीक है। वराह मतलब जंगली सुअर, देखे होगे उसमें, सीरियल में तो देखे होगे। वराह अवतार। वराह अवतार के बाद चौथा अवतार कौन सा था? नरसिंह अवतार, वेरी गुड। नरसिंह के बाद कौन सा अवतार हुआ? नरसिंह के बाद कौन सा अवतार हुए? वामन अवतार। कौन सा अवतार? वामन। पहला कौन सा था? मत्स्य। दूसरा कछुआ या कच्छप अवतार। तीसरा वराह अवतार। चौथा नरसिंह। पांचवा वामन अवतार, ठीक है। वो वाला भी स्टोरी जान रहे हो कि 3 पग भूमि नाप दिए थे, है ना, राजा बलि वाला, यज्ञ करवाया था तो उसके अहंकार को चूर करने के लिए क्या चाहिए पूछते हैं ब्राह्मण को, यानी वामन यानी विष्णु जी को। बोलते हैं मुझे सिर्फ 3 पैर की भूमि चाहिए, है ना, तो इतना क्या करोगे, मेरा तो इतना बड़ा साम्राज्य, बहुत छोटा चीज मांग रहे हो। अरे आप दो तो पहले, ठीक है। तो एक पग में क्या मांग पूरा पृथ्वी को नाप देते हैं, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप देते हैं, तीसरा पग कहां रखूं पूछते हैं राजा बलि को, तो मेरे सिर पे रखो बोलते हैं, ठीक है। फिर उसको पाताल में चले जाते हैं और पाताल के राजा बनते हैं, यानी अपनी दानशीलता के कर, यानी आप लोग जो बांधते हो ना मौली धागा, तो वो ब्राह्मण यही बोलते हैं ओम दिन बद्धो बलि राजा दान बिंदो महाचला करके, ठीक है। तो राजा बलि का नाम आता है उसमें, तो वही राजा बलि है। तो वामन अवतार के बाद सेकंड अवतार कौन सा होगा? परशुराम। परशुराम के बाद श्री राम, राम जी के बाद कृष्ण। यानी ये जो जितने भी युग की बात की है ना, सतयुग, तो मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन वाले, परशुराम, ये सब सतयुग के अवतार है। त्रेता में कौन हुए? प्रभु श्री राम। द्वापर में कौन हुए? कृष्ण जी। और कलयुग में कौन होंगे? कल के अवतार, ठीक है। कृष्ण जी के बाद बुद्ध, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जो है वो भी विष्णु जी के 9वें अवतार माने जाते हैं, ठीक है। पहला अवतार मत्स्य, दूसरा कूर्म अवतार, तीसरा वराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, फिर परशुराम, फिर श्री राम जी, फिर कृष्ण जी। कृष्ण जी के बाद गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, और फिर 10वें अवतार कल की, ये 10 अवतार, ठीक है। अब देखिए, मैं थोड़ी देर पहले बोला सबके पीछे क्या है? साइंटिफिक रीजन है, ठीक है। आप लोग को पहले, आप ज्योग्राफी में पढ़ो, पहले क्या था? पूरा ये सागर था, पहले समुद्र था ना, फिर धीरे धीरे फिर रेप्टाइल्स और ये सब धीरे धीरे विकास हुआ, है ना। तो जो पहला अवतार है वो कौन सा अवतार है? मत्स्य अवतार, अर्थात कहां रह रहा है वो? पानी में। और आप पहले पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में कि पहले क्या था? पूरा सागर। फिर कौन सा अवतार हो रहा है? कच्छप या कछुआ अवतार। अब कछुआ पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट देखिए आप, पानी से कहां रहा है वो? जमीन में, क्लियर है। उसके बाद कौन सा? वराह अवतार, है ना, क्या चीज? कीचड़ में रहने वाला जी, ठीक है। उसके बाद कौन सा अवतार? नरसिंह अवतार। अब देखिए, पहले जानवर से धीरे धीरे विकास हो रहा है। नरसिंह अवतार में आधा पशु यानी शेर और आधा नर है, डेवलपमेंट, ठीक है। और उसके बाद फिर वामन अवतार, यानी बुद्धि अब बढ़ने लगी है, ब्राह्मण, ठीक है। और उसके बाद परशुराम, पूर्ण अवतार, ठीक है। प्रभु श्री राम। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना। तो आप इसे साइंस से जोड़ के देख सकते हैं भाई, और जोड़ के देख क्या सकते हैं, साइंस ही है ये।
है ना। जो भी हम लोग त्योहार और हम मनाते हैं वो सबके पीछे क्या रहता है, साइंटिफिक रीजन रहता है। आप जो टीका लगाते हैं, टीका लगाने के पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। आप जब सर मुंडवाते हैं तो छोटी शिखा रखते हैं, शिखा रखने के पीछे भी क्या है, साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, आप दक्षिण की ओर पैर रख के मत सो, ऐसा घर में बोलते हैं, है ना। दक्षिण की ओर पैर रख के नहीं सोना चाहिए, यमराज का निवास होता है ना। तो वो डर के कारण ऐसा बोलते हैं कि आदमी डरे और मत रखे करके। आप नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मैग्नेटिक वेव ये सब सुने होंगे, है ना। तो हार्म करती है। आप जब सूर्य को क्या चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उसकी जो किरणें आती हैं, है ना, पानी से, तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है। सबके पीछे क्या है, साइंटिफिक। जैसे परसों हम लोग हरेली मनाने वाले, परसों है ना हरेली, कब है, अरे 28, आज 26 है ना, परसों ही तो है। हाँ, तो हरेली के पीछे भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना। क्या होता है हरेली के दिन, नीम बीम कोसते हैं, क्यों लगाते हैं, नीम भूत वूत आते करके। यही है ना हरेली के, यही रहता है आप लोग का क्या, कि जादू टोना, जादू मंत्र, है ना, भूत प्रेत घूमते हैं, तो बाहर क्या लगाना है, नीम का पत्ता लगाते हैं, तो भूत वूत भाग जाते हैं, है ना। ऐसी चलता है। लेकिन इसके पीछे भी क्या है, साइंटिफिक रीजन है। नीम का पत्ता, भाई बारिश है ना, जब आप घर अंदर प्रवेश करते हो तो क्या करते हो, हाथ पैर धो के प्रवेश करते हो ना, ऐसे एक जूता इधर एक जूता इधर फेंके और चले गए, ऐसा करते हो क्या, हाथ पैर धोगे फिर अंदर जाओगे। तो नीम लगाने के कॉन्सेप्ट ये है ठीक है। लो, एक भूत तो यही है। टाइम हो रहा है क्या, हो गया, बट ठीक है। देखो क्या था, हाँ लेट चालू है ना क्लास, तो अभी तो 20 मिनट है। नहीं है, कल ले लगता है, टाइम नहीं लूंगा, भूख भूख लग रहा होगा, पता है मेरे को। तो हरेली जो है ना, भूत भूत वाला नहीं है उसमें। जब हम लोग किसी चीज को ना करो बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं ना, घर वाले यहां मत जाओ, फिर भी हमारा मन क्या करता है, जाने का करता है। तो घर वाले क्या बोलते हैं, वहां मत जाओ, वहां बाबा रहता है, पकड़ के ले जाएगा, बोलते हैं कि नहीं बोलते, ठीक है। तो वही हरेली के पीछे वो डर को लाया गया है, क्या, कि हरेली यानी सावन की अमावस्या को मनाते हैं, और सावन में क्या होता है, बहुत पानी गिरेगा, है ना, बैक्टीरिया, जो जीवाणु रोगाणु चारों तरफ क्या रहते हैं, फैले रहते हैं, व्याप्त रहते हैं। तो घर से बाहर मत निकलो, उसके पीछे वो डर को ले आएगा कि बाहर क्या घूमती है, टोनी झुकती है, भूतनी घूमती है, ये सब चीजें। नीम को इसलिए लगाया जाता है ताकि आप घर में प्रवेश करें तो नीम के मेरे को फायदे तो नहीं बताने पड़ेंगे, है ना। तो वो डर को जोड़ दिया गया उसके साथ, ठीक है, त्योहार के साथ, ताकि आप क्या करो, उस दिन बाहर ना जाओ डर के मारे। समझ पा रहे हैं ना। हाँ, और ये जो एक कॉन्सेप्ट ये है कि बैगा लोग घूमते हैं उस दिन, हाँ घूमते हैं बैगा लोग, है ना। बैगा को पीछे भी हम लोग का अलग कॉन्सेप्ट है, क्या, कि बैगा लोग क्या करते हैं, झाड़ फूक करके भूत भगाते हैं, नीम के साटी मार के बैगा भूत भगावेगा करके, ठीक है। तो भूत वूत नहीं तो ठीक है, लेकिन वो लोग जो है वो मेडिसिन मैन कहे जाते हैं भाई, है ना। आदिवासी समुदाय के क्या है, वो डॉक्टर है वो, है ना। ये सब आप पढ़ोगे, ट्राइब्स जब पढ़ोगे, इतनी जानकारी आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर को नहीं होगी जितनी वो एक बैगा को होती है, अगर वो शुरू से सीख रहा है तो हरेली के दिन क्या होता है, जो बैगा जनजाति के लोग होते हैं, यानी बैगा जो रहता है, यानी मान लीजिए मैं बैगा हूं और आप लोग मेरे से शिष्य हो, तो मैं हरेली के दिन क्या लूंगा, आप लोग का टेस्ट लूंगा, ठीक है। क्योंकि हरेली के दिन क्या होता है, पूरा गांव शांत रहता है ना। आप जब पेपर दोगे तो माहौल शांत रहना चाहिए ना, तो हरेली के दिन क्या रहता है, पूरा गांव शांत रहता है, ठीक है। तो उस दिन वो लोग रात को क्या करते हैं, बैगा अपने शिष्यों से टेस्ट लेते हैं कि ये जड़ी बूटी को क्या बोलते हैं, इस जड़ी बूटी को क्या बोलते हैं, अगर ये पीलिया बीमारी हो गई तो कौन कौन से जड़ी बूटी को मिला के आप क्या करोगे, इलाज करोगे। तो ये टेस्ट उनका लिया जाता है। अगर वो शिष्य टेस्ट में क्या होते हैं, पास हो जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, वो बैगा बन जाएंगे, उनको बैगा की उपाधि दी जाती है। अगर बाई चांस फेल हो जाते हैं तो फिर साल भर तैयारी करनी पड़ेगी, और हरेली के दिन क्या होगा, उनका टेस्ट होगा। तो ये सब चीजें हरेली के बाद और चीजें बताऊंगा आपको। तो हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा, महाभारत काल। रामायण काल कौन से युग की बात थी, त्रेता युग की। महाभारत काल कौन से युग की बात है, द्वापर युग की बात है,
ठीक है। महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। ठीक है। तो फिर से एक छोटा सा मैप, रामायण काल में इस क्षेत्र को क्या बोलते थे? दक्षिण कोसल या कोसल कहा जाता था। वैसे ही महाभारत काल में ये जो क्षेत्र है उसे टोटल कितने पांडव हुए थे? 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो जो सबसे छोटे थे कौन? सहदेव। सहदेव ने क्या किया था? इस क्षेत्र को जीता था। कौन से क्षेत्र को? ये कोसल वाले क्षेत्र को। और नाम दिया था क्या? प्राक कोसल। क्या नाम दिया था? प्राक कोसल। सहदेव ने इस क्षेत्र को जीता और नाम क्या दिया? प्राक कोसल। अर्थात महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया? प्राक कोसल। रामायण काल में क्या कहा जाता था? दक्षिण कोसल कहा जाता था। क्लियर है? देखो, प्राक मतलब क्या होता है? प्राचीन, और कोसल मतलब क्षेत्र। तो भाई महाभारत के कंपैरिजन में रामायण क्या था? पुराना था ना, प्राचीन था, इसलिए प्राक कोसल कहा गया। क्लियर है? उसके बाद सहदेव के बाद, सहदेव के भाई का नाम क्या है? अर्जुन। कौन? अर्जुन। और अर्जुन की वाइफ थी, उनकी पत्नी थी चित्रांगदा। कौन? चित्रांगदा। अर्जुन और चित्रांगदा के बेटे होते हैं बब्रुवाहन। कौन? बब्रुवाहन। ठीक है। क्या हुआ, किसी का नाम है क्या बब्रुवाहन? थोड़ा अजीब नाम है। अच्छा नाम है भाई, कैसे? अब इनका नाम रख दूंगा, नहीं तो बब्रुवाहन। ठीक है। एक बार फिर से स्टोरी समझिए। कौन से युग की बात है? द्वापर। कौन? सहदेव। सहदेव ने क्या किया? इस क्षेत्र को जीता, नाम क्या दिया? प्राक कोसल। यानी महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कोसल कहा गया। सहदेव के बाद कौन हुए? अर्जुन और चित्रांगदा के बेटे कौन? बब्रुवाहन। तो बब्रुवाहन ने यहां पे राज किया। सहदेव के बाद कौन राज किए? बब्रुवाहन। और बब्रुवाहन ने अपना कैपिटल, अपनी राजधानी अपनी माता के नाम पे, माता जी का नाम क्या है? चित्रांगदा। तो चित्रांगदपुर, चित्रांगदपुर क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। और यह चित्रांगदपुर आज के सिरपुर को कहा जाता है। सिरपुर का बहुत महत्व है भाई सभी काल में, इसीलिए घुमाने ले गया था। हाँ, कई लोग तो धूप में निकले ही नहीं थे। हाँ, कई लोग तो ईटा ही उठा लिए थे। तिवर विहार घूमने गए थे, उठा उठा के देख रहे। कौन था? आप थे क्या? थे 2-3 लोग और थे। अरे राष्ट्रीय धरोहर है वो, आप उसको छू भी नहीं सकते, है ना। यहां तो बाहुबली बन रहे हैं। ठीक है, कोई देखा तो नहीं ना? अब रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो फिर आपका नाम बता दूंगा यहीं पे। कौन? नहीं, नहीं बताएंगे। पकड़ेगा तो मेरे को पकड़ेगा, हमारे स्टूडेंट उठा के ले गए करके। रख दिए थे ना वापस वहां पे, रख दिए थे वापस वहां पे, मैं बता दिया। चलिए, स्टोरी क्लियर हो रही है। कौन? बब्रुवाहन। बब्रुवाहन ने क्या किया? यहां पे राज किया। कहां? प्राक कौशल में। और अपनी माता जी के नाम पे राजधानी बनाई। क्या नाम से? चित्रांगदपुर, जो आज के सिरपुर को कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब बस्तर को क्या कहा जाता था रामायण काल में? दंडकारण्य, है ना। महाभारत काल में क्या कहा गया? महाकांतर। महाभारत काल में क्या कहा गया? महाकांतर। महा मतलब बहुत बृहद, बड़ा, और कांतर मतलब जंगल। क्लियर है? देखो, सबके पीछे स्टोरी याद रखना है आपको, है ना।
एक लास्ट बार बस रिपीट करेंगे दोनों को कंपेयर करते हुए, रामायण और महाभारत। ये रामायण में क्या बोले छत्तीसगढ़ को? दक्षिण कोशन। ये महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोले? प्राग कोशन। रामायण काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी कुशस्थली है ना, और महाभारत काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी चित्रांगदपुर। ठीक है। रामायण काल में बस्तर को क्या कहा गया? दंडकारण्य, और महाभारत काल में महाकांतर। ठीक है, चलिए अब यहीं तक अपना क्लास को विराम देते हैं, है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।